सुमन जी, जी ये मेरा क्वेश्चन है कि अब अगले सफे पे आ जाए, मुग्गे बैड डेट। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे कि बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, बिजली का बिल पर मंथ ₹1, हर महीने का बिल ₹1 आता है। मुझे बता दें पाकिस्तान के कल्चर में दिसंबर का बिल कब आएगा, या चलें जून, टैक्स ये जून में एंड होता है, जून का बिल कब आएगा, जुलाई में आएगा। क्लियर? अब अगर एक बंदे के बिजनेस का पहला साल है, वो कहते हैं मैं कैश अकाउंटिंग यूज करना चाहता हूं, तो वो पहले साल कितने, पहला साल है बिजनेस का, पहले साल कितने बिल पे करेगा जून तक? 11। क्यों? क्योंकि 12वां कब पे करना है? अगले साल। तो अब वो उसने कितने बिल पे किए? 11। क्या एंट्री करेगा? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 11 से। लेकिन इसको कहते हैं गलत अकाउंटिंग, इसको कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट की वॉयलेशन। क्यों? जून में बिजली तो चली है, अगर बिजली जली है तो खर्चा भी रिकॉर्ड करो, पे नहीं किया खैर है, तो सही अकाउंटिंग कुछ हो रहा है, ये गलत अकाउंटिंग है। सही अकाउंटिंग कुछ हो रहा है, बताएं सही अकाउंटिंग। एक्सपेंस डेबिट, यस 12। पेएबल, ये किस महीने का बिल पेएबल है? जून का। आपको अकाउंटिंग की क्लास में कौन सी अकाउंटिंग करवाई जाती है? एक्रूअल बेसिस। और कौन सी अकाउंटिंग नहीं करवाई जाती? ना इंट्रो में, ना FR1 में, ना FR2 में। आपके सिलेबस में कैश अकाउंटिंग नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो लोग कैश अकाउंटिंग करते हैं उनकी अकाउंटिंग आप करते ही नहीं क्लासेस में। कैश अकाउंटिंग कौन करता होगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैश अकाउंटिंग करती है। गवर्नमेंट ये नहीं कहती इतना टैक्स आ जाएगा, गवर्नमेंट कहती है जितना आया वो इनकम हमारी, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। नॉन प्रॉफिट इदारे आपके सिलेबस में तो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग यूज करते हैं, लेकिन हकीकत में सुन लें आजकल कुछ नॉन प्रॉफिट इदारे कैश अकाउंटिंग यूज करते हैं। कोई कह के चला जाए मैं चंदा दे दूंगा, तो नॉन प्रॉफिट इदारे वाले एंट्री नहीं कर लेते रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, उनको पता होता है बंदा क्या कह के गया है, तो वो भी कैश अकाउंटिंग ही फॉलो करते हैं। तो बहुत सी लोग दुनिया में कैश अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो नहीं करते। अब टैक्स वालों से हमने पूछा कौन सी अकाउंटिंग की इजाजत है, कहते हैं दोनों की। कहते हैं मुझे एतराज नहीं है, मुझे एतराज नहीं है, दिल चाहता है कैश अकाउंटिंग यूज कर लो, दिल चाहता है एक्रूअल अकाउंटिंग यूज कर लो। हमने कहा फिर भी कौन सी वाली? कहते चलो सुन लो, जिस तरह तुम अपने अकाउंट्स बना रहे हो उसी तरह कर लो। अगर तुम अकाउंट्स बनाते हुए, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाते हुए कैश अकाउंटिंग यूज कर रहे हो तो कैश यूज कर लो, अगर एक्रूअल कर रहे हो तो एक्रूअल कर लो। कहते हैं मेरी तरफ से खुली इजाजत है, मैं कोई हद नहीं लगा रहा आपके ऊपर। तो 32 के 1 में पढ़ें, बहुत ही रिलैक्सेशन बढ़ी। अ पर्सन नहीं बिजनेसमैन, अ बिजनेसमैन चार्जेबल इनकम shall be computed as per method of accounting regularly employed। रेगुलरली क्या मतलब? जो वो आमतौर पे लगाते हैं मेथड, जो मर्जी लगा दे। लेकिन एक थोड़ी कैद है, वो ये है कि कंपनीज, इंडिविजुअल, एओपीज, इनके लिए एक्रूअल बाइंडिंग है। ये लोग चाहे कैश चूज करें चाहे एक्रूअल। कंपनीज के लिए बाइंडिंग है एक्रूअल बेसिस, इंडिविजुअल्स के लिए असल में जो ऊपर वाली बात है वो सिर्फ इंडिविजुअल एओपीज के लिए है। 2 में पढ़े जरा, ये बात वादे की है उसने। अ कंपनी शेल रिकॉर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन
while other persons may record on cash और एक्रूअल। नोट करेंगे, ये भी नोट करना होगा अभी आपने कि कैश और एक्रूअल अकाउंटिंग होती क्या है, ये भी अभी आपने नोट करना होगा कैश और एक्रूअल अकाउंटिंग होती क्या है। ये तो मैंने 32 का 2 समझाया ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Point 2, a company shall record income from business on accrual while other person may record on cash or accrual. Okay. Point number 3, अच्छा अगर एक बंदे ने कैश से accrual या accrual से कैश पे जाना है तो वो किसकी इजाजत लेगा? बोर्ड की। ये पॉइंट 4 में लिखा हुआ है, लेकिन चले पहले मैं पॉइंट 3 पढ़ा दूं। ये क्या है? जनरल रूल। ये 32 के 2 में क्या दिया हुआ है? जनरल रूल। 32 के 3 में एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन सुन लें। बोर्ड चाहे तो किसी भी बंदे को जबरदस्ती कह सकता है कि तुम एक्रूअल या कैश यूज करो। बोर्ड चाहे किसी भी बंदे को जबरदस्ती कह सकता है तुम एक्रूअल या कैश यूज करो। मिसाल के तौर पे मलिक रियाज है, वो कहते हैं जी मैं तो अरबोपति हूं, तो बोर्ड कहता है भाई तू एक्रूअल बेस यूज कर, तू तो कंपनी के लेवल का बंदा है, तो तू एक्रूअल यूज कर, तेरे लिए आज से एक्रूअल अकाउंटिंग बाइंडिंग है। तो बोर्ड किसी बंदे को भी पकड़ के कह सकता है तुम कौन सी अकाउंटिंग यूज करो। ये बोर्ड को डिस्क्रिशनरी पावर अवेलेबल है। 3 इज एन एक्सेप्शन ऑफ 2। द बोर्ड में लाहौर बोर्ड नहीं, द बोर्ड में प्रेस्क्राइब दैट any class of person shall account for income under the head income from business on cash or accrual। अच्छा जी, ये तो बोर्ड की डिस्क्रिशनरी पावर हो गई। अगर बोर्ड ने किसी बंदे के बारे में नहीं कहा और उसका दिल चाह रहा है कैश से एक्रूअल पे जाऊं या एक्रूअल से कैश पे जाऊं, वो क्या करे? वो बोर्ड के पास ना जाए, वो कमिश्नर से इजाजत ले ले। जैसे टैक्स ईयर होता था, नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल, तो किसकी इजाजत चाहिए होती थी? अ पर्सन। पर्सन से मुराद क्या है? अ बिजनेसमैन मे अप्लाई फॉर चेंज इन पर्सन्स मेथड ऑफ एंड कमिश्नर मे अप्रूव एप्लीकेशन इफ चेंज इज नेसेसरी टू रिफ्लेक्ट द पर्सन्स इनकम अंडर द हेड। अगर चेंज जरूरी है।
ओके 0.5 32 का 5। एक साहब है, वो यूज कर रहे थे एक्रूअल बेसिस पे, वो यूज कर रहे थे एक्रूअल और स्विच करके इजाजत लेके किस पे, कैश पे। उधार पे चीजें बेची थी। ये अकाउंटिंग क्या कहती है, जब चीजें बेचो पैसे आए ना आए इनकम रिकॉर्ड कर लो। ये अकाउंटिंग क्या कहती है, जब पैसे आए इनकम रिकॉर्ड करो। जी, जब पैसे आए, इसने कहा ओ मैं तो कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूं, मैं तो कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूं आजकल तो मेरी कैश बेसिस है। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं, एहतियात करना, जब एक्रूवल से कैश पे जाया करोगे ना थोड़ा मसला आया करेगा, इस मसले को आपने खुद टैकल करना है। मसला क्या आया करेगा, वो वाले लोग जो कि डेटर होंगे 2010 के, वो 11 में पैसे देके जाएंगे, फिर सेल ना रिकॉर्ड करने बैठ जाना, क्योंकि इस डेटर की तो पहले ही सेल रिकॉर्ड हो चुकी है। तो बताएं, जब आप एक्रूवल से कैश पे स्विच करेंगे तो क्या डर है कि सेल क्या रिकॉर्ड हो जाएगी, डबल रिकॉर्ड हो जाएगी। कैसे डबल रिकॉर्ड हो गई, पिछले साल कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करे थे, जो चीजें डिस्पैच करने पे सेल रिकॉर्ड कर दी। अगले साल कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, वो क्या कहती है, जब पैसे आए तो सेल में डालो। आपने क्या किया, जब पैसे आए तो सेल में डाल दिए। ये गलत है। ये किस वजह से हुआ है, आपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज किया, इस वजह से हुआ है। सही एंट्री क्या है, हाँ आप बताएं, 2 दफा सेल में रिकॉर्ड होने से बच गया। तो जब एक्रूवल से कैश पे जाना है तो एहतियात रखनी है, कोई इनकम डबल रिकॉर्ड और कोई एक्सपेंसेस भी डबल रिकॉर्ड ना हो। नोट कर लें, जल्दी 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 कर लें, आप भी कर लें। जी, कितने लोगों को फील होता है कि मुझे कहा जा रहा है आप भी कर लें। If a person's method of accounting has changed, अगर एक साहब का मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज हो जाए, द पर्सन शेल एडजस्ट इनकम, खर्चे एंड क्रेडिट सो डैट, ऐसे एडजस्ट करे नो आइटम इज, कोई आइटम ओमिट ना हो, यानी दोनों साल रिकॉर्ड नहीं किया, ये भी नहीं करना। नो आइटम इज ओमिटेड एंड नो आइटम इज टेकन इनटू अकाउंट मोर देन वंस। 2 दफा भी एक आइटम को रिकॉर्ड नहीं करना और एक आइटम को ओमिट भी नहीं करना। तो फिर असूल क्या बना, ना 2 दफा रिकॉर्ड करना है ना ओमिट करना है। असूल क्या बना फिर, 1 दफा रिकॉर्ड करना है। आप बता दें हमने सेल कितनी दफा रिकॉर्ड की है, 1 दफा रिकॉर्ड। तो लिखें उर्दू में, ओमिट भी नहीं करना, 2 दफा रिकॉर्ड भी नहीं करना। तो पीछे क्या बचा, 1 दफा रिकॉर्ड करना है। ठीक है मोबाइल वाले भाई, 1 दफा रिकॉर्ड।
Cash accounting. What is cash accounting? A person accounting for income under income from business on cash basis shall, नीचे आए, incur expenditure when it is paid. Shall incur expenditure when it is paid. खर्चे को कब रिकॉर्ड करे? जब वो पे हो जाए. And shall derive income when it is, और इनकम को कब रिकॉर्ड करे? जब रिसीव हो जाए. एक्रूअल बेसिस में ना पॉइंट 1 2 पढ़ के खत्म करते हैं. ये वाला पॉइंट एक्रूअल अकाउंटिंग. पॉइंट 2 पढ़ लें, पॉइंट 1 2 पढ़ लें पहले. चले 1 पढ़ते हैं. 34 का 1. अ पर्सन अकाउंटिंग फॉर इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन एन एक्रूअल बेसिस शेल डिराइव इनकम when it is received, when it is received, when it is Marinda, when it is due. Due का मतलब लिख लें receivable. ये वाला इनकम कब रिकॉर्ड करेगा? जब रिसीवेबल हो. And shall incur expenditure when it is paid, when it is payable. जी मादरत 2 और 3 से इकट्ठा करवाना पड़ेगा. 2 की एंट्री लिख लें डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और 3 की एंट्री लिख लें कोई भी एंट्री लिख लें रेंट एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट. ये 2 की एंट्री लिख लें डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और 3 की एंट्री लिख लें एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट. डेटर को क्या कहते हैं? ड्यू. डेटर को क्या कहते हैं? ड्यू. ड्यू का क्या मतलब होता है? रिसीवेबल. 2 की एंट्री लिखें डेटर डेबिट सेल क्रेडिट. पढ़ें 2 को, आज पढ़ दें 2 को. एन अमाउंट इज ड्यू रिसीवेबल. रिसीवेबल when the businessman becomes entitled to receive it, जब उसको हक हो जाए लेने का. even if the time is postponed, even if time for discharge of entitlement is, इस इंग्लिश को आसान करें. डिस्चार्ज की जगह द टाइम ऑफ पेमेंट, डिस्चार्ज की जगह पेमेंट, और एंटाइटलमेंट की जगह अमाउंट. अब बताएं मतलब इसका. एन अमाउंट इज रिसीवेबल, एन अमाउंट इज व्हेन द बिजनेसमैन बिकम्स, इवन इफ द टाइम फॉर पेमेंट ऑफ अमाउंट इज, बताएं. डेटर अगर कह दे मैं पैसे पोस्टपोन कर रहा हूं 5-6 महीने बाद देना, तो इसका नाम डेटर ही रहेगा या बदल जाएगा? जालिम नाम नहीं पड़ जाएगा, इसका नाम डेटर ही रहेगा. तो कहते हैं डेटर अगर पेमेंट पोस्टपोन भी कर दे तो रहता कौन है? वो डेटर. इवन इफ द अमाउंट इज पेएबल बाय, चाहे डेटर कहे मैं 1-1 रुपया करके दूंगा, 10 सालों में पैसे दूंगा, रोजाना 1-1 रुपया ले लेना मेरे से, तो फिर भी उसका नाम क्या रहेगा? डेटर. तो डेटर किस सूरत में डेटर ही रहता है? 2 सूरत में. अगर वो कह दे पैसे लेट दूंगा पोस्टपोन करके, तो भी डेटर ही रहता है. और अगर डेटर कह दे पैसे थोड़े थोड़े करके दूंगा, तो भी डेटर ही रहता है, क्योंकि डेटर तो डेटर है. पॉइंट 3. An amount is payable by a businessman when event show that liability have occurred. Event बताएं. Use of building. रेंट कौन सा इवेंट होता है? रेंट क्या इवेंट है? इवेंट बताएं. यूज ऑफ बिल्डिंग. यूज ऑफ बिल्डिंग.
Amount is payable when events show that liability have occurred and amount of liability can be determined with, amount कहां से पता चलेगी? रेंट एग्रीमेंट। अमाउंट कहां से पता चलेगी? रेंट एग्रीमेंट से। रेंट एग्रीमेंट से अमाउंट पता चल जाएगी। तो अच्छा जी, अब सेक्शन 33 और 34 में रिवाइज करा रहा हूं। व्हाट इज कैश अकाउंटिंग? रिकॉर्ड इनकम व्हेन, रिकॉर्ड एक्सपेंसेस व्हेन पेड। एक्रूअल अकाउंटिंग, रिकॉर्ड इनकम व्हेन ड्यू, रिकॉर्ड एक्सपेंसेस व्हेन पेबल। डेटर पोस्टपोन कर दे तो भी डेटर है, डेटर तो भी डेटर है। लायबिलिटी रिकॉर्ड करने की दो शर्तें हैं, इवेंट हो चुका हो और अमाउंट का पता चल जाए। इवेंट हो चुका हो और अमाउंट का पता चल जाए। अगर ये दो बातें पाई जा रही हैं तो लायबिलिटी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी सफ़े को खुला रखें और पास्ट पेपर्स निकालें। पेज नंबर 152। क्वेश्चन 32, जिसको कहते हैं नहीं बत्ती बुझ गई, बत्ती जल गई, वो वाला बत्ती। बत्ती का बी, स्टेट द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। सारी बातें इनकम टैक्स से पेपर है, हमने इनकम टैक्स की प्रोविजंस में टाइम ज़ाया करता है हमारा पेपर में। स्टेट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू, इतना तो हमें याद होगा ना, इनकम टैक्स का पेपर है, थोड़ी थोड़ी याद करा रहे, टैक्स का पेपर दे रहे हो। स्टेट प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रिलेटिंग टू चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। कहते हैं बिजनेस में अगर कोई मेथड चेंज करना चाहता है तो बता दो कैसे करे। 3 नंबर का सवाल आया, जाएं जी। भाई चेंज का लफ्ज सिर्फ 4 और 5 में है, माने ना माने, मन्ने ना मन्ने। चेंज का लफ्ज सिर्फ 4 और 5 में है। और दोनों में क्या कॉन्सेप्ट है वो सुन लें। 4 में ये है कि अगर चेंज करना है तो कमिश्नर से इजाजत लो। 5 में ये है चेंज करते हुए एहतियात, डबल रिकॉर्डिंग नहीं करनी, ओमिट नहीं करना। ये चेंज है। 4 और 5 का मतलब चेंज है। 4 और 5 का मतलब चेंज है। क्या 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 करना है? कमिश्नर से और चलें। अब जो लोग थ्योरी याद नहीं करते, ऐसे बीच बीच में से सवाल आते हैं थ्योरी के। 32 का ए अभी से याद करने लग जाए, कितनी दफ़ा बताया जा रहा है। थ्योरी साथ साथ याद करें सारी रोज़ाना, थ्योरी से इजी मार्क्स लेने होते हैं। 32 का ए, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ अकाउंटिंग दैट मे बी अडॉप्टेड बाय द फॉलोइंग पर्सन्स। कंपनी कौन सा मेथड फॉलो करे, पर्सन्स अदर देन कंपनी कौन सा मेथड फॉलो करे। तो पॉइंट नंबर 2, साथ 3 भी लिखा है, वैसे कोई हर्ज नहीं है कि बोर्ड अगर चाहे मेथड चेंज करने का भी कह सकता है, लेकिन 2 इन एनी केस लिखना है। टू इन एनी केस लिखना है जी। क्वेश्चन 39 का बी, क्वेश्चन 39 का बी। अभी करें न्यूमेरिकल, ये खुद घर से ट्राई करेंगे पहले। अच्छा, नीचे सफ़े के ये भी दिया हुआ है आखिरी लाइन में, ड्यूरिंग करंट ईयर बी ए रिसीव्ड 652 एंड 346। ये रिकवरी शिकवरी भी दी हुई है, रिक्वायरमेंट भी पढ़ लें। इन द लाइट ऑफ कंप्यूट बी एज टैक्सेबल इनकम फॉर 2000
8, 2 सालों की मांगी है, 1 साल की, 1 साल की, सिर्फ रिकवरी वाला साल शायद होगा बीच में। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, नहीं 25 नहीं, छोड़ें। क्वेश्चन नंबर 30, गाजर लिमिटेड, कैरेट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बनाना, इंपोर्ट करना एंड बेचना ऑफ बिजली की चीज़ें। साथ वाले की तरह ना देखा करें जब मैं बिजली की चीज़ें कहूँ। फॉर द पास्ट 20 साल, when reviewing the company's tax provision you notice the following amounts appearing in the tax calculation। तो ठीक है, नोटिस ही किया ना आपने, फिर करना क्या आप लोगों ने। ओके, रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन डिस्कस द एडमिसिबिलिटी, ये खर्चा अलाउड है या नहीं। पॉइंट नंबर 2, बैड डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टाफ लोन, कहते हैं बैड डेट एक स्टाफ लोन का नजर आ रहा है, तो इसकी अलाउबिलिटी बता दो, ये अलाउ है या नहीं। देखिए ना ऊपर पहली लाइन पढ़े, कैरेट लिमिटेड बैंक इज इंगेज्ड इन द बैंकिंग बिजनेस सिंस, ये बैंक नहीं है, तो अगर ये बैंक नहीं है तो फिर तो इसके लिए ये वाला सिनेरियो नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा, तो बैड डेट क्या हो जाएगा, नॉट अलाउड। लिखें नॉट अलाउड बिकॉज प्रीवियसली नॉट टेकन टू इनकम, क्योंकि पास्ट में इनकम में नहीं गया। लेकिन 15 नंबर का सवाल है, उत्तरी खैर 15 नंबर का सवाल है। अब आपने सॉल्यूशन जाके देखना है कि इसमें कौन सी लॉ की प्रोविजंस लिखी हुई हैं और कौन सी नहीं लिखी हुई। जाएं, सबने जाना है, जाएं।